नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यही पहले सेक्शन नंबर 41 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। मैंने ब्रीफ टोटल आपको समझा दिया है सेक्शन 34 से लेकर एंड सेक्शन 38 तक, उसका ओवरव्यू किस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। तो जो नए लोग हैं उनके लिए फटाफट से रिवीजन करा देता हूं कि जो सेक्शन नंबर 37 है ये कहती है कि जो जजमेंट्स हैं किसी भी कोर्ट के, वो किसी दूसरे मैटर में रेलेवेंट नहीं होंगे। ये कहती है सेक्शन 37, यही जनरल लॉ है, यही सामान्य नियम है। लेकिन इसके इसी सेक्शन में 5 एक्सेप्शंस दिए गए, जिनमें कहा गया कि एक एक्सेप्शन लिखा सेक्शन 34 में, एक 35 में, एक 36 में, और 2 अलग से लिखे गए इसी सेक्शन 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो सेक्शन 34 हम लोग पढ़ चुके हैं और वहां पर कहा है कि अगर कोई जजमेंट ऐसा है कि कोर्ट को किसी सूट का कॉग्निजेंस लेने से रोकता है या किसी केस के ट्रायल को रोकता है, तो ऐसा जजमेंट तो रेलेवेंट हो जाएगा। और ये मान के चलें कि आप रेस जुडिकेटा के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। अब सेक्शन 35 ये बात करती है, पीछे भी मैंने बताया था, कि ऐसे जजमेंट जो जजमेंट इन रेम होंगे, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को बार करते हैं, उनको बाइंड करते हैं, ऐसे जजमेंट इन रेम कहलाते हैं और वो यहां पर डील किए गए हैं सेक्शन 35 में। दोस्तों देखिए, सेक्शन 35 को थोड़ा सा समझने के लिए आपको अटेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पीछे का कारण ये है कि सेक्शन काफी बड़ी है। सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 आप देखेंगे तो बहुत बड़ी, अभी दिखाई भी नहीं दे रही, एक पेज में मुझे स्क्रॉल करके ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ना इसमें एक लाइन बता दूंगा, जिस लाइन को पकड़कर आप आंसर ठीक कर देंगे। वो एक लाइन तक आपको अटेंशन रखनी है और एक लाइन आने वाली है इसमें, ये वाली मैं यहां दिखा भी देता हूं। एनी लीगल करेक्टर और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच करेक्टर। ये करेक्टर एंड टाइटल, 2 बातें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और यही 2 बातें हैं जो आपके आंसर को ठीक या गलत कराएंगी। अगर इन पे आपने ध्यान दिया तो आपका आंसर सही, और अगर छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत, और प्रैक्टिस में भी आपसे गलती हो जाएगी। तो देखिए, यहां मैं आपको फटाफट से पढ़ा देता हूं। ये जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो फटाफट से दिखाऊंगा, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट के लिए मैं अलग से आपको नोट शीट पर लेकर चलूंगा। तो दोस्तों, सबसेक्शन 1 कहती है, एक बात आप नोट कर लीजिए दोस्तों, कि वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर अंदर सभी लोग देख सकते हैं। 24 घंटे के बाद अगर वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं आप, तो मेंबर बनना होगा, ज्वाइन करना पड़ेगा चैनल को। देखिए, सबसेक्शन 1 कहती है अब फाइनल जजमेंट, और सेक्शन 34 में वर्ड यूज हुए थे एनी जजमेंट। यहां पर है अ फाइनल जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, फाइनल डिक्री ऑफ अ कंपीटेंट कोर्ट। वहां पर ऐसा कंपीटेंट कोर्ट वर्ड यूज नहीं हुआ था। और कंपीटेंट ट्रिब्यूनल, यहां पर रेलेवेंसी किसकी देखी जा रही है? रेलेवेंसी को देखना है कि एक फाइनल जजमेंट हो, या तो फाइनल ऑर्डर हो या फाइनल डिक्री हो, और वो कंपीटेंट कोर्ट ने या कंपीटेंट ट्रिब्यूनल ने दिया। इसको चेक करना है कि ये कब रेलेवेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सारे जजमेंट, सारी डिक्री, सारे ऑर्डर जो कंपीटेंट कोर्ट ने दिए, कंपीटेंट ट्रिब्यूनल ने दिए, वो इस केस में दिए और किसी दूसरे केस में भी रेलेवेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेलेक्टेड मैटर्स हैं, वो सेलेक्टेड मैटर्स को किस तरीके से आप उनको बाहर निकालोगे, वो बातें आगे बताई गई है। अब ये बताया कि ये जो जजमेंट, ये डिक्री, ये जो ऑर्डर कंपीटेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने दिए, ये कब दिए थे? इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन। जब यही कोर्ट, यही ट्रिब्यूनल केवल और केवल 4 टाइप की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे थे, ओनली एंड ओनली 4 टाइप ऑफ एक्सरसाइज। किसी 5वें टाइप की एक्सरसाइज आपको ज्यूरिसडिक्शन मिले, ओनली एंड ओनली 4 टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस, कोई आपको 5वें टाइप की ज्यूरिसडिक्शन मिले, तो आप मान लीजिए कि उसके ऊपर सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल नहीं होगी। धीरे धीरे मैं आपको यहां लेकर आऊंगा। तो
कितनी बातें हुई, जजमेंट होना चाहिए, डिक्री या ऑर्डर कॉम्पिटेंट कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, जब वो 4 टाइप में से किसी एक टाइप की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे थे। डिटेल में बताऊंगा इनको, थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूं। लेकिन इस ऑर्डर ने किया क्या, विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को या तो उन्होंने दिया या किसी भी पर्सन से इस जजमेंट ने, डिक्री ने, ऑर्डर ने कुछ लिया। वो कुछ है क्या, क्या दिया और क्या लिया, एनी लीगल कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर मींस विधिक हैसियत, कोई एक हैसियत दे दी उस जजमेंट ने, या फिर वो हैसियत ले ली किसी व्यक्ति से, या फिर विच डिक्लेयर्स, देखिए इस विच से यहां तक पढ़ेंगे और ये बिल्कुल एकदम अलग विच से शुरू करेंगे कि वो जजमेंट विच डिक्लेयर्स, उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है, एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर, उस जजमेंट ने घोषणा करी है कि अब ऐसे पर्सन को ऐसा कैरेक्टर, विधिक हैसियत मिल गई है, इसके लिए वो एंटाइटल्ड है, हकदार है। या फिर ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो किस बात का हकदार है, टू बी एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग, किसी वस्तु का, विशेष वस्तु का, किसी विशेष वस्तु का, जनरल वस्तु का नहीं, किसी विशेष वस्तु का हकदार है, ऐसा इस ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन ऐसा डिक्लेयर किसके लिए किया है, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, किसी एक विशेष व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसी हैसियत नहीं दी, किसी विशेष व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसे हकदार नहीं बनाया किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु का, कहा कि एब्सोल्युटली, बिल्कुल पूर्ण रूप से, ये जो वर्ड्स हैं, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, ये बनाते हैं जजमेंट इन रेम। ये वर्ड्स नहीं होते तो ये सेक्शन को 35 को आप जजमेंट इन रेम नहीं कह पाते। तो इनको आप थोड़ा रट लीजिए, नॉट एज अगेंस्ट, इन्हें कई बार लिखने से भूल जाता है स्टूडेंट, बट यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, इज रेलेवेंट, यानी रेलेवेंट है क्या, ये फाइनल जजमेंट, ये फाइनल ऑर्डर, ये फाइनल डिक्री इज रेलेवेंट, बट कब, जब वो कंपीटेंट कोर्ट ने दी हो या कंपीटेंट ट्रिब्यूनल ने दी हो, और वो भी जब ये 4 टाइप में से किसी एक टाइप की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज किया हो, और उस जजमेंट ने कोई लीगल कैरेक्टर किसी पर्सन को दे दिया हो, या लीगल कैरेक्टर उससे छीन लिया हो, या फिर किसी बात के लिए, ऐसे लीगल कैरेक्टर के लिए उसे हकदार बनाया हो, या किसी बात के लिए हकदार बनाया हो और ऐसा डिक्लेयर कर दिया उसने, और ऐसा हकदार, ऐसा कैरेक्टर किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं, सभी के अगेंस्ट एब्सोल्युटली दिया गया हो, देन ऐसे जजमेंट्स, ऐसे ऑर्डर और ऐसी डिक्री रेलेवेंट कहलाएंगे। लेकिन एक और कंडीशन, कि कब कहलाएंगे, एक और कंडीशन है इनके साथ साथ, कहलाएंगे कब, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर, इस सच का मतलब क्या है भैया, इस सच लीगल कैरेक्टर का मतलब ऐसा लीगल कैरेक्टर जो इस जजमेंट ने दिया था, इन ज्यूरिसडिक्शन में दिया था, कंपीटेंट या कोर्ट या कंपीटेंट ट्रिब्यूनल ने दिया था, तो ऐसे लीगल कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस या ऐसे टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग, किसी वस्तु पर जो उसको एंटाइटल बना दिया गया किसी व्यक्ति को, ऐसा लीगल कैरेक्टर या उसका टाइटल एग्जिस्टेंस में था, अस्तित्व में था, ये बात रेलेवेंट है ऑलरेडी, एग्जिस्टेंस ऑफ सच लीगल कैरेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ सच टाइटल इज ऑलरेडी रेलेवेंट, तब ये पिक्चर शुरू होगी ऊपर वाली। अगर मान लो ये लीगल कैरेक्टर या फिर ये लीगल, ये जो टाइटल दिया गया, ये एग्जिस्टेंस में नहीं हो, तो फिर यहां पर ये जो जजमेंट है, ये ऑर्डर है, ये डिक्री है, ये रेलेवेंट नहीं होंगी। 2 बार रेलेवेंट वर्ड यूज हुआ यहां पर, देखिए, इज रेलेवेंट एंड इज रेलेवेंट, तो यहां कोई गड़बड़ नहीं है। उन्होंने कहा है ये कब रेलेवेंट होंगे, तब होंगे व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर और द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग इज रेलेवेंट, यानी ये बात पहले से ही सुसंगत होगी, तब जाकर ये जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री ये सुसंगत होंगे। तो लास्ट वाले पोर्शन में किसको सुसंगत बताया जा रहा है और ऊपर वाले पोर्शन में किसको सुसंगत बताया जा रहा है, ये थोड़ा क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए।
लास्ट वाले पोर्शन में उस लीगल कैरेक्टर और टाइटल के एग्जिस्टेंस को, विधिक हैसियत और जो वो टाइटल मिला है उसको, उसका अस्तित्व को रेलेवेंट बताया है, और ऊपर वाले पोर्शन में ये जजमेंट को रेलेवेंट बताया है, इस ऑर्डर को रेलेवेंट बताया, इस डिक्री को रेलेवेंट बताया है, बट ये डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट इस नेचर के होने चाहिए। ये तो हुआ पार्ट 1। ये पार्ट 1 बताता है, बात करता है रेलेवेंसी के बारे में। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 बात करता है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में। पार्ट 2 कहता है सच जजमेंट, सच ऑर्डर, सच डिग्री इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट। यहां पर 4 बातें लिखी हैं। इन 4 बातों में से किसी का भी ये जो जजमेंट था, ये ऑर्डर था, ये डिग्री था, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब निश्चायक सबूत होगा। इसका मतलब कि अगर एक बार ऐसा प्रूफ हो गया तो अब पार्टी को इसे डिसप्रूव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं अभी आगे आपको बताऊंगा और इन चारों बातों को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों आप बस बने रहिए और थोड़ी सी अटेंशन आप इधर रखिए और इंपॉर्टेंट बातों को आप नोट करते जाइए। देखिए यहां पर 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। फर्स्ट पार्ट डील्स विद रेलेवेंसी। पहला पार्ट सुसंगतता को बताता है और दूसरा पार्ट डील्स विद एविडेंशियरी वैल्यू, प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ द जजमेंट, कि उस जजमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने पढ़ ही लिया कि वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो अब मैं दिखाता हूं आपको इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट में देखिए सबसेक्शन 1 में अकेले में 5 इंग्रेडिएंट है। सबसेक्शन 1 के अंदर जो रेलेवेंसी वाला पार्ट बताता है उसके अंदर अकेले के अंदर 5 इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ध्यान से आपको देखना है, आप ब्रीफ में नोट भी करते रहना। पहला इंग्रेडिएंट, देयर मस्ट बी अ फाइनल जजमेंट। देयर मस्ट बी अ फाइनल जजमेंट, एक अंतिम निर्णय होना चाहिए, अंतिम ऑर्डर होना चाहिए, अंतिम डिक्री होनी चाहिए, बट दिस जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री मस्ट बी ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी एक सक्षम न्यायालय के निर्णय, सक्षम न्यायालय के आदेश, सक्षम न्यायालय की डिग्री एक होनी चाहिए और अंतिम होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखिए ये इंग्रेडिएंट नंबर 1, यहां पर 2 फ्रेज इंपॉर्टेंट हैं। वन इज फाइनल जजमेंट एंड अनदर इज कॉम्पिटेंट कोर्ट। जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो फाइनल जजमेंट किसको कहेंगे ये भी हालांकि हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। फाइनल जजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता दोस्तों कि ये जजमेंट हाईएस्ट कोर्ट का होना चाहिए, इट मींस सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कोई जजमेंट फाइनल होगा, कोई ऑर्डर फाइनल होगा या कोई डिक्री फाइनल होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड करेगी उसकी अपील। तो कितनी बातें हो सकती हैं अपील के लिए? 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात कि इसके लिए अपील लाई ही नहीं करती, अपील जा ही नहीं सकती, कानून में लिखा है कि इसके अगेंस्ट अपील होगी ही नहीं। इट मींस ऐसे सभी ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट फाइनल होगी। दूसरी बात कि अपील तो लाई करती थी बट पार्टी ने प्रेफर ही नहीं किया। जो विक्टिम पार्टी है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो जो दिए गए टाइम में, लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर उसने अपील को प्रेफर ही नहीं किया, उसने अपील को डालना उचित ही नहीं समझा। तो जैसे ही लिमिटेशन पीरियड गया, सब्जेक्ट टू कंडोनेशन डिले, उसी समय वो जजमेंट फाइनल हो गया। और तीसरा पार्ट कि मान लो अपील लाई करती थी, पार्टी ने प्रेफर किया कि मुझे अपील में जाना है, और फिर उसके बाद वो अपील डिसाइड हो गई हो, डिस्पोज ऑफ हो गई, देन कहेंगे कि अब ऐसा जजमेंट फाइनल जजमेंट की कैटेगरी में आ गया और ऐसा फाइनल जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री अब रिलेवेंट हो सकते हैं सब्जेक्ट टू आगे की कंडीशन। एक इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो कंपिटेंट कोर्ट लिखा है सेक्शन 35 बीएसए में, सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट में, इसमें फॉरेन कोर्ट आती है क्या? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें क्या फॉरेन कोर्ट आती है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, फॉरेन कोर्ट इसमें कंपिटेंट कोर्ट की कैटेगरी में आती है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहां पर जजमेंट इन रैम है, होल वर्ल्ड के अगेंस्ट वो जजमेंट है, एब्सोल्यूट है। अर्थात अगर मान लो कि कोई मैरिज, किसी मैरिज का डाइवोर्स हुआ इंडिया के बाहर, फॉरेन कोर्ट का एक जजमेंट आ गया, डिक्री आ गई डाइवोर्स के लिए। अब वो डिक्री क्या इंडिया में एप्लीकेबल होगी?
क्या वो ऐसा करेक्टर है कि वहां जो करेक्टर छीन लिया गया इनका हस्बैंड एंड वाइफ का मैरिड होने का, अब अनमैरिड हो गए, क्या अब ये इंडिया में आकर शादी कर सकते हैं क्या दोनों अलग से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर जो कंपिटेंट कोर्ट वर्ड यूज हुआ है उसके अंदर इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट भी इंक्लूड हैं। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब यहां कंपिटेंट कोर्ट का मतलब क्या होगा एक्चुअल में? कंपिटेंट कोर्ट का मतलब है दोस्तों कि ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट। अगर एक लाइन में समझाऊं तो ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट का मतलब कि जो उनकी अधिकारिता थी उस अधिकारिता के बाहर जाकर काम नहीं किया है कोर्ट ने। अधिकारिता कितने तरीके की हो सकती है? तो देखिए, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है, जो लिमिट है, अपनी सीमा है कि ये इंडिया के अंदर का टेरिटोरियल है, या दिल्ली की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनती है, इसकी मुंबई की बनती है, कलकत्ता की बनती है, मद्रास की बनती है। जहां की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन थी उसी कोर्ट ने ऐसा जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर दिया था। दूसरी ज्यूरिसडिक्शन पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, मान लो किसी हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन 5 करोड़ की है, या लोअर कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है सिविल कोर्ट की, कि वो 5 करोड़ तक के मामलों को डील कर सकता है सपोज, लेकिन उन्होंने 10 करोड़ का मामला भी डील कर दिया और जजमेंट दे दिया, ऑर्डर और डिक्री जो भी बनती है वो दे दी। तो क्या वो ऐसी डिक्री कंपिटेंट कोर्ट ने दी है क्या? नहीं। वो फाइनल जजमेंट हो सकता है, फाइनल ऑर्डर या फाइनल डिक्री हो सकता है, बट कंपिटेंट कोर्ट का नहीं है, इसलिए सेक्शन 35 में रिलेवेंट नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा। और ज्यूरिसडिक्शन क्या हो सकती है? सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर की भाई जो फैमिली कोर्ट के मैटर हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सुन सकती है कोर्ट, उसी कोर्ट ने सुना हो, किसी और कोर्ट ने ना सुन लिया और सुनकर जजमेंट ना दे दिया। अगर किसी ऐसी कोर्ट ने सुन लिया कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सुन ही नहीं सकती थी, उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, तो फिर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में नहीं आएगा। या मान लो इंसॉल्वेंसी का मामला है और वो किसी ऐसी कोर्ट ने या फिर ऐसे ट्रिब्यूनल ने सुन लिया जिसका ज्यूरिसडिक्शन था ही नहीं इंसॉल्वेंसी को सुनने का, और फिर कोई जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर दे दिया फाइनल ऑन, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट का नहीं हुआ, वो फिर सेक्शन 35 में रेलेवेंट नहीं होगा। और फॉरेन कोर्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन यहां पर डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट की बात हो रही है, तो एक वर्ड आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, जो अंतर्वर्ती आदेश होते हैं, क्या वो यहां पर कवर होंगे? क्या वो फाइनल जजमेंट की कैटेगरी में आते हैं, फाइनल ऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं? नहीं आते। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स ये फाइनल जजमेंट, फाइनल ऑर्डर की कैटेगरी में नहीं आते। आप ये क्वेश्चन को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट कि एक फाइनल जजमेंट हो, ऑर्डर हो, डिक्री हो, जो कंपिटेंट कोर्ट ने पास किया हो। तो इसके अंदर फाइनल जजमेंट हम समझ गए, जजमेंट हमने देख लिया था ऑलरेडी पिछली वीडियो में, डिक्री, ऑर्डर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कंपिटेंट कोर्ट क्या होगी? वो ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर डिसाइड हो जाएगा कि ये कंपिटेंट है या नहीं है। तो अब अगला इंग्रेडिएंट कि ऐसा जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री ऐसी कोर्ट ने दिया था, बट कब? इन एक्सरसाइज ऑफ 4 टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस। देखिए, ये ज्यूरिसडिक्शन जो मैंने अभी बताई, ये ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है, ये तो हर हालत में पूरी होनी ही चाहिए। ये जो 4 यहां पर स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, इनके अंदर भी वो ज्यूरिसडिक्शन तो कंप्लीट होनी ही चाहिए, तभी कंपिटेंट कोर्ट मानी जाएगी। यहां पर जो स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शंस हैं, अब इन ज्यूरिसडिक्शंस का नाम और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे। और बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों अब यहां से आपको मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा होगा। कमेंट करके भी बताइए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए। और 4 टाइप की ज्यूरिसडिक्शंस को एक्सरसाइज करते करते ऐसा जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री दिया था। तो वो 4 टाइप की ज्यूरिसडिक्शन, स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन है प्रोबेट, प्रोबेट को हिंदी में
प्रोबेट विषयक ही लिखा जाता है जो वसीयत से रिलेटेड होते हैं, विल से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन होती है। मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन जिसको विवाह विषयक कहा जाता है, एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन नावाधिकरण विषयक कहा जाता है, और इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन जिसे दिवाला विषयक कहा जाता है हिंदी में। ये 4 टाइप की ज्यूरिसडिक्शन में एक्ट करते हुए कंपिटेंट कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर डिक्री या जजमेंट दिया था। तो अब बात करता हूं कि चारों को समझाऊंगा मैं धीरे धीरे कि प्रोबेट क्या होता है, मैट्रिमोनियल क्या होता है, इंसॉल्वेंट क्या होता है और एडमिरल्टी क्या होता है। तो पहले लेते हैं प्रोबेट क्या होता है। प्रोबेट की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये मिलेगी आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज एफ। इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एफ, और इसी सेक्शन 2 की क्लॉज एच देखेंगे तो वहां पर एक विल की डेफिनेशन मिलेगी। विल के साथ, विल क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि प्रोबेट का कनेक्शन सीधे सीधे किससे है, विल से है, वसीयत से। आप ये थोड़ा सा कनेक्शन याद रखेंगे। प्रोबेट की डेफिनेशन क्या लिखी है इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एफ में, अ कॉपी ऑफ अ विल। ये जो विल है ना, इस विल की एक कॉपी थी सर्टिफाइड बाय कोर्ट ऑफ competent jurisdiction under its seal with a grant of administration to estate of testator। देखिए जब जब विल की बात आएगी तो वहां पर 3 लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक होता है टेस्टेटर जो वसीयत करता कहलाता, जिसने वसीयत करी है, अब जो मर गया है, देन उसके मरने के बाद वसीयत कोर्ट में आई है प्रोबेट के लिए। एक होता है एग्जीक्यूटर, ये टेस्टेटर ही कभी कभी अपनी विल में लिख देता है कि एग्जीक्यूटर कौन होगा। एग्जीक्यूटर का मतलब जो इस विल का, इस वसीयत का निष्पादन करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, वो एग्जीक्यूटर कहलाता है। और तीसरा पर्सन होता है एक बेनिफिशियरी, लीगेटी। बेनिफिशियरी का मतलब जिसको इस विल का फायदा मिलना है। एक्चुअल में ये विल जिसको जिसके नाम पे प्रॉपर्टीज करेगी। तो वो 3 टाइप के लोग यहां पर होते हैं। तो जो जब भी प्रोबेट की बात आएगी, जब जब आपको प्रोबेट वर्ड दिखाई दे तो ये मान लेना कि ये कॉपी है उस विल की। और किसी कोर्ट ने, जो कंपिटेंट कोर्ट है, जो कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की, जो विल के मामले को सुन सकती है, और कितने रुपए की विल है, तो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, पैसे का ज्यूरिसडिक्शन, वो उसी पर्टिकुलर कोर्ट ने उस कॉपी को सर्टिफाइड कर दिया है, और सर्टिफाइड किया है अपनी मोहर लगाकर, तो वो प्रोबेट होती है अंडर इट्स सील विद अ ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टेट ऑफ टेस्टेटर। जो इसकी जायदाद थी टेस्टेटर की, उसको किस तरीके से बांटा जाएगा, जो विल में लिखा है उस तरीके से बांटा जाएगा, और इस विल की एक कॉपी को सर्टिफाइड कर दिया। अर्थात क्या कह दिया कोर्ट ने फाइनली, कि ये विल एक जेन्युइन विल है। इट मींस probate is a certificate of court of competent jurisdiction to the effect that the will is genuine। ये कोर्ट का एक सर्टिफिकेट है एक तरीके का कि ये जो विल मेरे सामने थी, मैंने पूरी इंक्वायरी इस पर कर ली है, जितने भी इन्वॉल्व पर्सन थे, कनेक्टेड पर्सन थे, उनको बुला के उनके स्टेटमेंट ले लिए हैं और चेक किया तो पाया गया कि ये विल जेन्युइन है। जब विल को जेन्युइन पा लेता है कोर्ट, तब वो ऐसा सर्टिफिकेट देता है कि उसी की फोटोकॉपी को एक अटेस्ट कर देता है, सर्टिफाइड कर देता है अपनी सील से। देन वो जो सर्टिफाइड कॉपी होती है उसको प्रोबेट कहा जाता है। और ये टाइटल के मामले में ये एक ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है, निश्चयक सबूत होता है कि अगर आपको जो विल से प्रॉपर्टीज मिली है किसी पर्सन को, उसे प्रूव करना है कि हाँ ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, तो वो प्रोबेट दिखा सकता है। प्रोबेट के आधार पर वो प्रॉपर्टीज को अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकता है। तो ये था कि प्रोबेट का मीनिंग क्या है। प्रोबेट से जब भी आपको प्रोबेट का वर्ड आए सामने, तो प्रोबेट से कनेक्शन आपका सीधा सीधा विल से होना चाहिए। अब यहां पर थोड़ा एक डिस्प्यूट आ गया कि अभी जो बात आपने सुनी वो सिर्फ ये थी कि एक विल कोर्ट के सामने आई, कोर्ट ने उसको इंक्वायरी करी,
उसको चेक किया कि ये जेन्युइन है या नहीं, और उन्होंने एक प्रोवेट ग्रांट कर दी कि हाँ ये जेन्युइन है। बट क्वेश्चन आता है कि अगर प्रोवेट ग्रांट करने से रिफ्यूज कर दिया कोर्ट ने क्या किया है, रिफ्यूजल का ऑर्डर है, उन्होंने ग्रांट नहीं करी, अर्थात कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, उसको जेन्युइन समझ लिया, या कोई हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो जिसके कारण प्रोवेट नहीं किया गया। तो ऐसे मामले में जो जजमेंट आया, ये जजमेंट सेक्शन 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंट होगा क्या? देखिए, फाइनल जजमेंट ऑफ कंपिटेंट कोर्ट, और उसने क्या किया हो उसने कि कोई लीगल करेक्टर दिया हो या लीगल करेक्टर लिया हो। सेक्शन 35 के लिए ध्यान देना है ना हमको, कोई टाइटल दे दिया हो, डिक्लेयर कर दिया हो कि ये पर्सन एंटाइटल है इस बात का। तो यहां पर दो व्यू आते हैं दोस्तों, एक मद्रास हाई कोर्ट का, एक बॉम्बे हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि यस, ये यहां सेक्शन 35 में रेलेवेंट होगा, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है वहीं पर कि नहीं, ये यहां पर रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि इसने अभी कोई करेक्टर लिया नहीं है, दिया नहीं है तो लिया भी नहीं। अभी वो व्यक्ति दोबारा आ सकता है कोर्ट के पास प्रोवेट कराने के लिए इस बिल को। तो और इसी के रिगार्डिंग जो अपना लॉ कमीशन है, उन्होंने 69th रिपोर्ट में ये कहा था कि वो एग्री करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन से, और फाइनली 185th रिपोर्ट में उन्होंने एक्सप्लेनेशन डालने की बात कही थी कि आप सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक एक्सप्लेनेशन डाल दीजिए और लिख दीजिए कि वो जो रिफ्यूजल ऑफ प्रोवेट वाला जो ऑर्डर होगा डज नॉट फॉल अंडर दिस सेक्शन डज नॉट एप्लीकेबल ऑन अपॉन द रिफ्यूजल ऑफ प्रोवेट। तो ये फ्यूचर में क्या होगा इसका अभी भी ये डिस्प्यूटेड पड़ा हुआ है, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट आगे डिसाइड करेंगे वो देखा जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन इसी के अंदर। देखिए, हम अभी इंग्रेडिएंट कौन सा पढ़ रहे हैं, इंग्रेडिएंट नंबर 2। इंग्रेडिएंट नंबर 2 के अंदर कितने ज्यूरिसडिक्शन हैं? 4। प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन कहां थे? इंग्रेडिएंट नंबर 1 में जब हमने कंपीटेंट कोर्ट देखा था, तो ये स्पेसिफिक 4 ज्यूरिसडिक्शन कौन कौन से? मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, एडमिरल्टी और प्रोवेट हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन की, विवाह विषयक। देखिए, विवाह विषयक जो मामले हैं फैमिली कोर्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में, इस जो मुस्लिम एक्ट हैं उनमें, इन सब में, स्पेशल मैरिज एक्ट में, यहां पर ये डील होता है मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन। मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन की जब जब बात आए तो आपके माइंड में चार प्रोसीडिंग्स जरूर आनी चाहिए। 4 प्रोसीडिंग्स कौन कौन सी होंगी? नंबर 1 बात कि मैरिज को नल एंड वॉइड कराना है। सपोज माइनर ने शादी कर ली है, तो माइनर की शादी तो वैलिड नहीं होती है, या फिर ऑलरेडी मैरिड था कोई पर्सन, उसने शादी कर ली, ऐसी शादी को फिर से नल एंड वॉइड कराना है, कोर्ट का एक डिक्लेरेशन चाहिए इसकी। तो कोर्ट के पास जब मैटर गया तो कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड, ऐसी शादी को मतलब न्यूलिटी में कन्वर्ट कर दिया, अब ऐसी शादी एग्जिस्टेंस में नहीं है। इट मींस जो शादी का कैरेक्टर उन्होंने लिया हुआ था उसको उन्होंने छीन लिया। इट मींस नेगेटिव सेंस में जाता है कि न्यूलिटी ऑफ मैरिज। 4 बातें आपको याद रखनी है जब भी मैट्रिमोनियल की बात आएगी। अब 4 में से भी 2 हमारे काम की हैं इस सेक्शन में, और 2 हमारे काम की नहीं है इस सेक्शन में, वो लास्ट प्रीवियस सेक्शन में एप्लीकेबल होंगी। तो पहली बात तो न्यूलिटी ऑफ मैरिज, कि मैरिज को डिक्लेयर कर दो वो नल एंड वॉइड है, या वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही वो वॉइड है। नंबर दूसरा, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स होती है। डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स, ये डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स से भी क्या हो रहा है, एक लीगल कैरेक्टर जो था मैरिड होने का दोनों लोगों का, वो कैरेक्टर ले लिया गया, रिमूव कर दिया, अब दोनों को सिंगल कर दिया, डाइवोर्स हो गया। तो बेसिक बात मैं आपको बता रहा था, बार बार आपका माइंड कहां जाना चाहिए कि कोई लीगल कैरेक्टर लिया जा रहा है या लीगल कैरेक्टर दिया जा रहा है, या किसी वस्तु पे एंटाइटलमेंट दिखाया जा रहा है, किसी वस्तु का, थिंग का टाइटल दिया जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो
अब ये क्वेश्चन आता है कि डाइवोर्स माना कब से जाता है? जिस दिन से डिक्री हुई उस दिन से डाइवोर्स माना जाएगा। तीसरी प्रोसीडिंग क्या होती है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9, मान लो पत्नी अपने मायके चली गई है और वो पति के साथ नहीं रहना चाहती, बट पति रखना चाहता है, तो पति क्या करेगा? क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी उसको? कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। 9 हिंदू मैरिज एक्ट की कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि साहब मैं मेरी पत्नी को रखना चाहता हूं, वो अपने मायके चली गई है, मेरे पास नहीं रह रही है, आप उसको आदेश दें कि वो मेरे पास आकर रहे। दिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना वापस कर दी जाए। आपको वापस वही ध्यान देना है कि क्या इस ऑर्डर ने कोई करेक्टर लिया या कोई करेक्टर इसको दिया, हस्बैंड वाइफ को कोई करेक्टर दिया या कोई करेक्टर लिया। आज मान लो ये अलग अलग रह रहे हैं और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ये रहने भी लग गए वापस, तो वापस से अभी भी पहले भी हस्बैंड वाइफ थे, अभी भी हस्बैंड वाइफ है। और हो सकता है कि मान लो कोर्ट के वो कह दे लेडी आकर कि नहीं जी मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ में, तो कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल सेपरेशन कर देगा, न्यायिक विच्छेद कर देगा। किसी भी बात पर आकर ये हो गया कि नहीं वो पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते, तो कोर्ट एक ऑर्डर कर देगा, ठीक है जी आप सेपरेट रह लीजिए, तो इसे कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। तो जब जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर हुआ, क्या इस ऑर्डर के बाद वो पति पत्नी नहीं है? स्टिल पति पत्नी है वो, शादी ब्रेक नहीं हुई है, डाइवोर्स नहीं हुआ है। इट मींस ना कोई करेक्टर लिया गया ना कोई करेक्टर दिया गया। तो ये दो ऑर्डर कौन से? कॉन्जुगल राइट वाला और सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन वाला, ये दोनों के दोनों कोई करेक्टर ना तो देते हैं ना लेते हैं, इसीलिए सेक्शन 35 में ये रेलेवेंट नहीं हो सकते। तो मैट्रिमोनियल में जो 4 टाइप के मामले होंगे उनमें से केवल पहले 2 मामले, न्यूलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, केवल ये ही जजमेंट इन रेम होंगे और सेक्शन 35 में ये रेलेवेंट हो जाएंगे। ये आपको बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। यहां मैंने लिखा भी है, फर्स्ट एंड सेकंड आर कवर्ड इन सेक्शन 35 as judgment in rem, but 3 and 4 are not covered here. अब तीसरी jurisdiction आती है ingredient नंबर 2 की, एडमिरल्टी। इसको कहते हैं नावाधिकरण विषय। देखिए पहले तो बहुत पुराने 4-5 लॉ थे एडमिरल्टी के बारे में, अंग्रेजों के कानून थे। अब 2017 में एडमिरल्टी एक्ट आया, उसके आधार पर ये डिसाइड होते। यहां पर जनरली आपको साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो जहाज, जो पानी का जहाज होता है उसके ऊपर ये लॉ लागू होता है। और यहां पर भी क्या है कि उसकी ओनरशिप, उसके डैमेजेस, उसको अगर मान लो कोई लॉस हुआ है तो वो, और उसकी वजह से कोई लॉस हुए हैं तो वो, और दूसरा होता है शिप एंड शिपिंग, तो हुई क्या? बॉटमरी, बॉटमरी को बोलते हैं पोतबंधक ऋण। बॉटमरी का होता मतलब होता है दोस्तों कि एक किसी जहाज के मालिक ने क्या किया, किसी से कर्जा ले लिया क्योंकि उसे अपनी जर्नी तय करनी है। अब कर्जा ले लिया उससे, जिससे कि मेरे जहाज को ले जाया जा सके, जब लौट के आएगा तो ये कर्जा वापस कर देगा। अगर जहाज सही सलामत लौट के आ गया तो वापस हो जाता है, लेकिन जहाज लौट के नहीं आया, डूब गया, तो कर्जा भी डूब गया, कर्जा वापस नहीं आता है। सैल्वेज, जो भी डैमेजेस हुए वो ओनरशिप, इस जहाज की ओनरशिप किसकी है? एक बार अगर जो कोर्ट है, जो कंपिटेंट कोर्ट है, उसने अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया कि इस जहाज की ओनरशिप इसकी है, अब वो जजमेंट इन रेम है और पूरे वर्ल्ड के लिए वो लागू होगा। तो यहां पर कितने लॉ इन्वॉल्व हो जाते हैं दोस्तों? यहां पर देखिए डोमेस्टिक लॉ इन्वॉल्व होता है, मतलब हमारा जो नेशनल लॉ है, म्यूनिसिपल लॉ जिसको कहते हैं, डोमेस्टिक लॉ, इंडिया की पार्टीज होती हैं इसमें से। दूसरा होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज। प्राइवेट का मतलब सरकार नहीं है उसमें, इंटरनेशनल का मतलब हमारा कंट्री भी है और कोई एक अदर कंट्री भी है बाहर का, वो दोनों इन्वॉल्व हो गए। कोई ना कोई एक पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, किसी बाहर देश की पार्टी है, बट दोनों प्राइवेट लोग हैं।
तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल होंगे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉज भी इस पर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन पब्लिक जैसे ही आया तो एटलीस्ट एक पार्टी, चाहे दूसरे कंट्री की चाहे हमारे कंट्री की, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो 3 टाइप के लॉ यहाँ पर एडमिरल्टी की ज्यूरिसडिक्शन में एप्लीकेबल हो जाते हैं। बट मेन पॉइंट आपको वही याद रखना है कि लीगल कैरेक्टर या तो टेक अवे किया या दिया है, या फिर किसी बात के लिए उससे किसी पर्सन को एंटाइटल बना दिया है ऐसी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री ने। तो 3 टाइप की ज्यूरिसडिक्शन जो स्पेसिफिक लिखी है। फोर्थ, इंसॉल्वेंसी, लास्ट ज्यूरिसडिक्शन, इसको कहते हैं दिवाला विषय। दिवाला का मतलब, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई फर्म, जिसको भी आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन है, जब उसके ऊपर ऋण इतना हो जाता है कि उसकी असेट विद रिस्पेक्ट टू द डेट कम पड़ जाए, तब ऐसे पर्सन को कहा जाता है कि वो इंसॉल्वेंट है। लेकिन ये इंसॉल्वेंसी का जो करेक्टर है, इंसॉल्वेंट होने का जो करेक्टर है किसी पर्सन को, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया हो, इसके लिए ऑर्डर हो, जजमेंट हो या डिक्री हो, या किसी कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल ने दिया हो, तो क्या कहता है, व्हेन एनी पर्सन, कंपनी, फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट या दिवालिया घोषित कर दिया हो, क्यों कर दिया हो कि हिज डेट्स एक्सीड्स हिज एसेट्स, जो इसकी जमा पूंजी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो इसके कर्जे से कम रहती है, कर्जा ज्यादा हो गया, प्रॉपर्टी जिसके पास कम है, तो इसको कहा जाता है ये इंसॉल्वेंट है। लेकिन कंपिटेंट कोर्ट होना चाहिए, और कंपिटेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए। इंडिया के अंदर एनसीएलटी सुना होगा आपने, एनसीएलटी या फिर एनसीएलएटी ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इन कंपिटेंट कोर्ट ने किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर कर दिया है तो फिर वो सभी के लिए इंसॉल्वेंट है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब यही ऑर्डर सभी में एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना कि ये करेक्टर रिवर्सिबल करेक्टर है, इसको वापस किया जा सकता है। अगर अपीलेट कोर्ट को लगा कि नहीं, इसके पास तो प्रॉपर एसेट है, इसकी डेट इसका कम है, तो रिवर्सिबल भी हो सकता है, या कुछ दिन बाद वो कहने लगे कि भाई मैं तो अब सॉल्वेंट हो गया हूं, मुझे आप सॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, तो सॉल्वेंट भी डिक्लेयर हो जाएगा। बट यहां पर कुछ और जुरिसडिक्शन में बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं ना दोस्तों, वो ऐसी जगह से बनते हैं जिनके ऊपर यहाँ कानून में बात नहीं कही गई होती है, कोई बात ही नहीं करी गई इसके ऊपर। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो डिक्लेरेशन हुआ लेजिटिमेट, कि बच्चा, ये चाइल्ड जो है ये लेजिटिमेट चाइल्ड है, धर्मज बच्चा है, या फिर ये बच्चा अडॉप्टेड बच्चा है, दत्तक बच्चा है, इसको गोद लिया गया बच्चा है, या फिर ल्यूनेसी के रिगार्डिंग कोई एक डिक्लेरेशन कर दी है, कंपिटेंट कोर्ट ने की है, फाइनल ऑर्डर है इसके लिए, फाइनल जजमेंट या डिक्री है इसके लिए। तो क्या ऐसे मामले, ऐसे फाइनल ऑर्डर, फाइनल डिक्री जो इन ज्यूरिसडिक्शन में होती है, किसी को बच्चे को लेजिटिमेट बताया या अडॉप्टेड बताया या किसी पर्सन को ल्यूनेंट बताया, तो क्या ये एक करेक्टर नहीं दिया है? क्या लेजिटिमेट करेक्टर दे दिया, अडॉप्टेड करेक्टर दे दिया, ल्यूनेटिक तो चलो मान लेते हैं, ल्यूनेटिक क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए व्यक्ति समझ नहीं आता उसको, उसकी मेंटल स्टेटस चली जाती है, उसे कुछ पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं, उसके अपने एक्शंस का क्या रिजल्ट आएगा उसे पता नहीं, लेकिन कभी कभी वो ठीक भी हो जाता है। तो कोर्ट ने मान लो उसको ल्यूनेटिक डिक्लेयर कर दिया, ये भी इंसॉल्वेंट की तरह रिवर्सिबल, कि इसको बाद में रिवर्स किया जा सकता है, और बिल्कुल सॉलिड माइंड का मतलब हेल्दी पर्सन इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। बट एक बार अगर किसी बच्चे को लेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया, एक बार अगर किसी बच्चे को अडॉप्टेड बच्चा डिक्लेयर कर दिया, तो अब ये तो रिवर्सिबल भी नहीं हो सकता। हाँ, करेक्टर भी दिया गया है, फाइनल जजमेंट भी है, और कंपिटेंट कोर्ट ने भी दिया है, लेकिन स्टिल ये सेक्शन 35 बीएसए में रेलेवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पेसिफिकली केवल और केवल 4 टाइप की ज्यूरिसडिक्शन लिखी है वहां पर, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी।
उनमें से किसी में भी ये लोग नहीं आते हैं, ये करेक्टर नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं भैया। अगर अदर्स भी लिखा होता है इनके बाद में, इन चारों जुरिसडिक्शन के बाद में अदर्स लिखा होता, व्हाट्सएवर लिखा होता, ईटीसी लिखा होता, देन ये फिर इंक्लूड हो जाते उसमें। लेकिन ऐसा स्कोप छोड़ा ही नहीं। तो अब आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि लेजिटिमेसी डिक्लेयर कर दी है कंपिटेंट कोर्ट ने, फाइनल ऑर्डर कर दिया है, जो लेजिटिमेसी का करेक्टर उसको दे दिया किसी बच्चे को, तो क्या ये सेक्शन 35 में रेलेवेंट होगा? सिमिलर यहां पर अडॉप्शन, तो जवाब आपका होना चाहिए नहीं होगा। फ्यूचर में देखते हैं कि लेजिस्लेचर हमारी क्या करेगी इसके बारे में। तो ये था इंग्रेडिएंट नंबर 2। अगर दोनों को साथ में पढ़ें तो एक कंपिटेंट कोर्ट का फाइनल ऑर्डर जो 4 में से किसी एक ज्यूरिसडिक्शन में दिया हो, वो 4 हमने देख लिए। अब ये जजमेंट ऑर्डर डिक्री, फाइनल जजमेंट फाइनल ऑर्डर डिक्री करता क्या? which confers upon any person which takes away from any person। ये किसी भी व्यक्ति को या तो दे देता है या किसी व्यक्ति से ले लेता है। क्या देता है और क्या लेता है? एनी लीगल करेक्टर, विधेयक, विधि, हैसियत। वो या तो ऐसा जजमेंट ऑर्डर डिक्री कुछ दे देता है लीगल करेक्टर, या लीगल करेक्टर दे लेता है। ये है थर्ड इंग्रेडिएंट। तो यहां पर ना 2 पार्ट है, इस तीसरे इंग्रेडिएंट के अंदर 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट ने तो बात करी कि लीगल करेक्टर दे दिया, लीगल करेक्टर ले लिया। इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सबसेक्शन 2 में जो बात होगी ना, वो यहीं से आपको याद होंगी। अगर ये बातें याद नहीं है तो सबसेक्शन 2 भी याद नहीं होने वाली है। तो ध्यान से सुनो कि इसके अंदर 2 पार्ट हैं कि एक तो करेक्टर देना है और एक करेक्टर लेना है किसी भी पर्सन को। और दूसरे पार्ट में क्या कहता है? विच डिक्लेयर्स। देखिए, वही कंपिटेंट कोर्ट का जजमेंट जो इन 4 में से किसी एक जुरिसडिक्शन में दिया गया था, वो उसने क्या किया? डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड, कि किसी भी पर्सन को डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने घोषित कर दिया कि वो हकदार है। किस बात का हकदार है? टू एनी सच करेक्टर। एनी सच करेक्टर मतलब ऐसा लीगल करेक्टर। एनी सच का मतलब ऐसे पहले वाला करेक्टर, और पहले वाला लीगल करेक्टर है। तो यहां पर सच करेक्टर का मतलब ऐसे लीगल करेक्टर का वो व्यक्ति हकदार है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया है। या फिर और क्या डिक्लेयर कर दिया? विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग। वो किसी एक विशेष वस्तु का एंटाइटल है, या फिर ऐसा डिक्लेयर कर दिया, यानी ये व्यक्ति इस वस्तु का ओनर है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया। तो ये है तीसरा इंग्रेडिएंट कि उस जजमेंट ने किया क्या हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तीसरे इंग्रेडिएंट से आप क्वेश्चन को सही और गलत करेंगे। इट मींस आपको चेक करना है जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें इससे रिलेटेड, तो क्या लीगल करेक्टर दिया गया या लीगल करेक्टर लिया गया। अगर कोई लीगल करेक्टर नहीं दिया गया, ना लिया गया, या फिर वो व्यक्ति हकदार भी नहीं बताया गया किसी भी ऐसे लीगल करेक्टर का हकदार, और ना ही हकदार बताया गया किसी प्रॉपर्टी का, किसी थिंग का, इट मींस अब वो ऑर्डर, वो जजमेंट, वो डिक्री इस सेक्शन में तो रिलेवेंट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, चाहे बाकी सारा कुछ उसमें एप्लीकेबल होगा। और उन्होंने कहा है कि यहां पर जो डिक्लेयर किया गया, यहां जो करेक्टर लिया गया, जो करेक्टर दिया गया, ऐसा करेक्टर या ऐसा टाइटल ये किसके अगेंस्ट हो? नॉट एज अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति के अगेंस्ट ना दिया गया हो, ना लिया गया, बट एब्सोल्यूट वो सभी के अगेंस्ट लिया गया हो, सभी के अगेंस्ट दिया गया हो। तो ऐसे ही जजमेंट को, इन वर्ड्स की वजह से ही जो सेक्शन 35 को कहा जाता है कि वो जजमेंट इन रेम की बात करती है, वो इन्हीं वर्ड्स की वजह से कहा जाता है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट कैरेक्टर को लेना देना नहीं है, टाइटल को डिक्लेयर करना नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट है, सभी के अगेंस्ट है। तो ये हुआ इंग्रेडिएंट नंबर 4। अब इंग्रेडिएंट 5, इंग्रेडिएंट 5 में कंडीशन लिखी है कि ये इंग्रेडिएंट 3 तक पूरा होने के बावजूद भी, इन 3 इंग्रेडिएंट के पूरा होने के बावजूद भी अभी तक भी ऐसे जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर रिलेवेंट नहीं होंगे। वो जब रिलेवेंट होंगे जब व्हेन
व्हेन इट इज रेलेवेंट, ये कब रेलेवेंट होंगे? तब रेलेवेंट होंगे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सच लीगल कैरेक्टर, जो लीगल कैरेक्टर दिया गया या लिया गया या उसके लिए एंटाइटल बताया गया किसी पर्सन को, ऐसा लीगल कैरेक्टर या ऐसा टाइटल जो किसी वस्तु पर दिया गया, किसी थिंग पर दिया गया, ये पहले अपने आप में रेलेवेंट थे उस मैटर में। अगर इनकी एग्जिस्टेंस मैटर, इनकी एग्जिस्टेंस किनकी, लीगल कैरेक्टर की या जो टाइटल है, इनकी एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व अगर रेलेवेंट नहीं था तो ये तीनों इंग्रेडिएंट पूरे होने के बावजूद भी ऐसे ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट रेलेवेंट नहीं होंगे। दोस्त अगेन बता रहा हूं कि जो लास्ट वाला पार्ट है, ये कंडीशन फिफ्थ, यहां पर रेलेवेंट बताया गया है कैरेक्टर को और टाइटल को, और पहले ये जो चार इंग्रेडिएंट हैं यहां पर जो रेलेवेंट बताया गया वो जजमेंट को, डिक्री को और ऑर्डर को। ऐसा कंपिटेंट कोर्ट का इन जुरिस्डिक्शन में ये लेता हो, ये देता हो, और अगेंस्ट होल वर्ल्ड देता हो, एब्सोल्युटली देता हो, तो ऐसे जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर को रेलेवेंट बताया वो जब ऐसे कैरेक्टर की और ऐसे टाइटल की एग्जिस्टेंस होगी। तो ये 5 इंग्रेडिएंट आपको सबसेक्शन 1 में याद रखने। अब आते हैं सबसेक्शन 2 जो बात करती है एविडेंसरी वैल्यू, कि इसके साक्ष्य के रूप में इसका क्या मूल्य होगा, इसकी प्रोबेटिव वैल्यू क्या होगी। तो सबसेक्शन 2 ने लिखा कि सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ, वो एक निश्चायक सबूत है, बट किस बात का निश्चायक सबूत है? क्योंकि जब निश्चायक सबूत की बात आएगी तो आप निश्चायक सबूत की डेफिनेशन पढ़ लेना। वो कहते हैं कि पहले आप एक फैक्ट प्रूव कर दीजिए, फिर वो फैक्ट जो प्रूव कर दिया है ये निश्चायक सबूत होगा किसी दूसरे फैक्ट का। अब दूसरे फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहला फैक्ट प्रूव तो दूसरा फैक्ट निश्चायक सबूत हो गया। अब बिना प्रूव किए जो दूसरा फैक्ट साबित हो गया है, इसको ना साबित करने की परमिशन भी नहीं दी जाएगी, इसको डिस्प्रूव करने की परमिशन भी नहीं दी जाएगी। ये कहता है निश्चायक सबूत। तो पीछे मैंने आपको बताया था तीसरे इंग्रेडिएंट पर कि क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, इसको आप ध्यान देना। फिर से रिपीट करूंगा कि कैरेक्टर दिया गया, लीगल कैरेक्टर दिया गया या लीगल कैरेक्टर दिया गया, या ऐसे लीगल कैरेक्टर के लिए किसी पर्सन को एंटाइटल बताया गया या किसी वस्तु का टाइटल उसके नाम पर कर दिया गया। ये 4 बातें, इन 4 बातों में से आप कंक्लूसिव प्रूफ कब मानेंगे इसको, ऐसा जजमेंट कब से इफेक्टिव माना जाएगा, इन कैरेक्टर्स के लिए, ऐसे टाइटल के लिए कब से इफेक्टिव माना जाएगा, कब कंक्लूसिव प्रूफ होगा, किस बात के लिए कंक्लूसिव प्रूफ होगा, किस बात के लिए कि ऐसा लीगल कैरेक्टर, ऐसा टाइटल एक्रू हो गया है। एक्रू हो गया का मतलब उत्पन्न हो गया है। हिंदी में इसको बोला है प्रोद्भूत। एक्रू हो गया है का मतलब प्रोद्भूत, उत्पन्न हो गया है, अब खड़ा हो गया है, पैदा हो गया है, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा टाइटल। इस बात का निश्चायक सबूत होगा ये जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कब से एक्रू माना जाएगा? अगर लीगल कैरेक्टर दिया गया या लीगल कैरेक्टर दिया गया, तो दोनों के लिए देखिए जो पार्ट 1 है सबसेक्शन 2 का 1, इसमें टोटल 4 बातें हैं। पहली बात और दूसरी बात, ये दोनों की दोनों बातें करती हैं कि जब कोई लीगल कैरेक्टर दिया गया, ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए रटा रहा हूं आपको कि 4 बातें हैं, लेकिन पहली 2 बातें बात करती हैं कि जब लीगल कैरेक्टर दिया गया, और तीसरी बात करती है जब लीगल कैरेक्टर लिया गया, और चौथी बात करती है कि जब टाइटल दिया गया, जब किसी पर्सन को किसी थिंग का एंटाइटल बनाया गया या ऐसे लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल बनाया गया। तो 4 बातें हो गई। तो पहली जो बात कहती है लीगल कैरेक्टर देने के लिए, तो ये कब से माना जाएगा, कब माना जाएगा कि अब ये दोनों अनमैरिड हैं, अब ये डाइवोर्सी ही। अब कब माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी प्रोबेट के थ्रू इसको मिल गई है, किस डेट से माना जाएगा, किस डेट से माना जाएगा कि इस शिप का ओनर ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, किस डेट से माना जाएगा कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया है। इसके लिए बात करती है
कि पहली बात तो वो जजमेंट और जो है ये डिक्री और ऑर्डर कंक्लूसिव प्रूफ है, लेकिन किस बात के कि ये एक्रू हो गया है कैरेक्टर, ये उत्पन्न हो गया है, लेकिन कब से? तो पहला पॉइंट कहता है जब कन्फर करने के वाले मामले में कि जिस डेट पे जजमेंट आया, डेट ऑफ जजमेंट, जिस डेट पर जजमेंट आया उस डेट से माना जाएगा कि ये लीगल कैरेक्टर इस व्यक्ति के पास है। जिस डेट पर वो डिक्री आई, मान लो जिस डेट की डिक्री है कि शादी नल एंड वॉइड, तो अब उस डेट से इस शादी को नल एंड वॉइड माना जाएगा। लीगल कैरेक्टर देने के मामले में किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट बता रहे हो आप, किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट बताना है, किसी पर्सन को शिप का मालिक बताना है, तो कैरेक्टर हम लोग दे रहे हैं। देने के मामले में जिस डेट का जजमेंट है उस डेट से, या फिर क्लॉज सेकंड कहती है कि जिस डेट से उस जजमेंट में डिक्लेयर कर दिया गया। जजमेंट हो सकता है कि आज का है, बट जजमेंट में डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये पीछे से होगा, इसको कैरेक्टर तो फिर पीछे से माना है। जजमेंट में लिखा कि ये आगे से होगा, ये कैरेक्टर उस डेट से, तो उस डेट से माना जाएगा। तो लीगल कैरेक्टर देने के मामले में दो बात है। पहली बात कहती है कि जिस डेट से जजमेंट हुआ, अगर जजमेंट में स्पेसिफिक नहीं लिखा कि कब से डिक्लेयर कर रहे हैं उसको, तो फिर जिस डेट पे जजमेंट हुआ, अगर उस पर लिख दिया स्पेसिफिक, तो वही डेट जिस डेट पे स्पेसिफिक लिख दिया कि तब से एप्लीकेबल होगा, तब से एक्रू माना जाएगा। और तीसरी बात कि जो कैरेक्टर लिया गया है उस कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक है कि जिस डेट से कैरेक्टर का लेना उस जजमेंट में, डिक्री में, ऑर्डर में लिखा गया होगा, उसी डेट से एक्रू माना जाएगा। कि मान लो अगर शादी नल एंड वॉइड कर दी, मान लो डाइवोर्स कर दिया है, तो स्पेसिफिक लिखेगी कोर्ट उसके अंदर कि इस डेट से ये शादी नल एंड वॉइड है, तो फिर उसी डेट से ये कैरेक्टर एक्रू हो जाएगा। और जिस बात पर एंटाइटल किया गया है किसी वस्तु के लिए, उसमें भी सेम यही बात है कि जिस डेट से कोर्ट ने डिक्लेयर किया होगा कि इस डेट से ये पर्सन इस बात का एंटाइटल है, तो फिर वही डेट से एंटाइटल होगा। ये थी सेक्शन 35B से। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत कुछ तो यहीं से याद हो गया होगा। और क्वेश्चन अगर सही करना है तो इंग्रेडिएंट नंबर 3 कैरेक्टर दिया गया, कैरेक्टर लीगल कैरेक्टर दिया गया, लीगल कैरेक्टर लिया गया, लीगल कैरेक्टर, या फिर ऐसे लीगल कैरेक्टर के लिए किसी पर्सन को एंटाइटल बता दिया या किसी वस्तु के लिए एंटाइटल बता दिया। कब से ये स्टेटस एक्रू होगा? इस जजमेंट से। अगर कैरेक्टर दिया गया है तो अगर उस जजमेंट के अंदर लिखा ही नहीं गया कि कब से दे रहे हैं, तो जिस डेट पर जजमेंट आया, नहीं तो फिर उस ऑर्डर के जजमेंट के अंदर, डिग्री के अंदर लिखा गया होगा कि कब से दे रहे हैं। लेने के मामले में लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक, टाइटल देने के मामले में लिखना पड़ेगा। यही सेक्शन 35। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। 24 घंटे के बाद भी आपको वीडियोस का एक्सेस मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल सेक्शन 36 BSc के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।